ठीक है, हेडिंग डालने डोजेस फॉर्म। क्या? कौन सा फॉर्म? डोजेस फॉर्म। अब फर्स्ट ईयर की हम बात करें, चाहे डिप्लोमा की चाहे डिग्री की, ठीक है ना, दोनों के सिलेबस में डोजेस फॉर्म एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है और इससे रिलेटेड आपको प्रश्न पूछा ही जाता है। तो हम तीन बेसिक चीजों को देखेंगे कि एग्जाम में जब हमसे डोजेस फॉर्म पूछा जाए, क्या पूछा जाए? तो डोजेस फॉर्म है क्या? पहला क्वेश्चन कि डोजेस फॉर्म को हम डिफाइन कैसे करेंगे, है क्या। दूसरा प्रश्न ये पूछा जाता है कि आप इसको क्लासिफाई कैसे करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ डोजेस फॉर्म। डोजेस फॉर्म का क्लासिफिकेशन आ गया एग्जाम में, तो कैसे लिखोगे, ठीक। और तीसरा, आपका जो डोजेस फॉर्म है उसकी नीड क्यों पड़ी, हमें जरूरत क्यों पड़ी डोजेस फॉर्म बनाने की, ठीक है ना, या डोजेस फॉर्म जरूरी क्यों है, ठीक है ना, नेसेसरी क्यों है, नीड क्यों है। आया समझ में? इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है कि डोजेस फॉर्म क्या है, डोजेस फॉर्म क्यों जरूरी है, और क्लासिफिकेशन क्या है। क्लासिफिकेशन मतलब आप इसको कैसे वर्गीकरण कर सकते हैं डोजेस फॉर्म का, ठीक। तो सबसे हम पहले समझते हैं डोजेस फॉर्म को। किसको समझते हैं? डोजेस फॉर्म को। हमें मालूम है आपका टैबलेट, कैप्सूल्स, देखो कौन है, आपको मालूम है टैबलेट, कैप्सूल्स, हाँ आ जाओ जाओ जल्दी आओ, बंद कर दो, ठीक। हमको मालूम है टैबलेट, वहीं से चले जाओ, यहीं से चले जाओ, इन्हीं के साथ बैठ जाओ ना, तीन तीन लोग हो जाओ। टैबलेट, कैप्सूल और सिरप, और ऐसे कई सारे नाम आपने सुने हैं कि नहीं? यही डोजेस फॉर्म है। टैबलेट, कैप्सूल, सिरप, इंजेक्शंस, यही सब क्या है आपके? रिप्लाई किया करो थोड़ा लाउड, क्या है? डोजेस फॉर्म। तो अब ये डोजेस फॉर्म हमको मालूम है, लेकिन एग्जाम में इसको कैसे बताना है? जब हमसे प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में, तो डोजेस फॉर्म है क्या, आप इसको डिफाइन कैसे करेंगे? तो देखिए, आपको पता है कि ये जो टैबलेट, कैप्सूल, सिरप, इंजेक्शन, जो भी चीजें होती हैं, इनमें आपको मालूम है कि एक केमिकल ऐसा होता है जिसके कारण बीमारी ठीक हो रही है, और कुछ केमिकल ऐसे होते हैं जो केवल और केवल इसलिए रखे गए हैं कि वो उसको एक सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, है ना। जैसे उसका बल्क बढ़ा दिया, या उसका मतलब स्वीटनिंग बढ़ा दी, क्योंकि मेडिसिन जो होती हैं, दवाइयाँ, ड्रग जो होती हैं, वो स्वादिष्ट तो होती नहीं है कि पैरासीटामोल आप बढ़िया चम्मच में लो च्यवनप्राश जैसे और खा लो। छोटे बच्चों को देखा है ना, कोई उसको मेडिसिन देते हैं तो कैसे देना पड़ता है ना, दोनों पैर उसके पैर से दबाने पड़ते हैं, दोनों हाथ को एक दूसरा व्यक्ति पकड़ता है, ठीक है ना, फिर उसकी नाक दबाते हैं, फिर एक चम्मच में दवाई घोल के फिर उसको जबरदस्ती ठूस दिया जाता है, ऐसे पिलाते हैं ना। क्यों? क्योंकि बहुत स्वादिष्ट होती हैं, हाँ कड़वी होती हैं, है ना। तो डोजेस, उस ड्रग को जब हम बात करते हैं ड्रग की, तो वो ड्रग और जो दूसरे कंपोनेंट है नॉन ड्रग कंपोनेंट, इनका कॉम्बिनेशन होता है डोजेस फॉर्म। तो आपको डिफाइन करना होगा, तो कैसे डिफाइन करेंगे? डोजेस फॉर्म इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग एंड नॉन ड्रग कंपोनेंट। तो पहला पॉइंट क्या बनेगा आपका? डोजेस फॉर्म क्या है? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग और दूसरा नॉन ड्रग कंपोनेंट। ड्रग एंड नॉन ड्रग कंपोनेंट का कॉम्बिनेशन होता है आपका क्या? डोजेस फॉर्म। डोजेस फॉर्म इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, ठीक है ना, लिख लेना नहीं तो इसको समझते जाएं, बस ऐसे शॉर्ट में नोट्स बनाते जाएं, जो मैंने बोला उसको लिखते जाना बाद में। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग एंड नॉन ड्रग कंपोनेंट। क्या है? सभी लोग बोलो लाउड। ड्रग और नॉन ड्रग का कॉम्बिनेशन को ही हम क्या बोलते हैं? समझ में आया? एग्जाम में आएगा तो लिख सकते हो ना। व्हाट इज डोजेस फॉर्म? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग एंड नॉन ड्रग कंपोनेंट। अब इसके बाद में नेक्स्ट आपको क्या बताना है? ड्रग के बारे में डिस्क्रिप्शन देना है, थोड़ा सा नॉन ड्रग के बारे में डिस्क्रिप्शन देना है। ड्रग आपका क्या होता है? ड्रग इज ऑल्सो कॉल्ड एपीआई। ड्रग को हम क्या बोलते हैं? हम यहां पर जो ड्रग की बात कर रहे हैं वो ड्रग्स में मत समझना आप लोग, जो एडिक्शन वाले नारकोटिक ड्रग्स वो अलग कैटेगरी हैं। यहां पर जो नॉर्मली जो जैसे पैरासीटामोल है या जो कोई भी मेडिसिन में जो
कोर कंपाउंड होता है जिसके कारण आपकी बीमारी ठीक होती है, उसी को हम ड्रग बोलते हैं और एपीआई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। याद रखना, ये आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जब आते हैं तो उसमें इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट क्या है? एक्टिव फार्मास्यूटिकल मतलब फार्मा से रिलेटेड, इंग्रेडिएंट मतलब एक घटक, ऐसा घटक है जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट कहलाता है। मतलब जिसके कारण, इसमें एक और वर्ड आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है ना। इसको हम एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये फार्माकोलॉजिकली एक्टिव होता है। इट इज फार्माकोलॉजिकली एक्टिव सब्सटेंस। क्या? फार्माकोलॉजिकली एक्टिव। अब क्वेश्चन मार्क क्या आ गया सर कि एक्टिव तो हमको मालूम है, ये फार्माकोलॉजिकली क्या हो गया? फार्माकोलॉजिकल वर्ड क्यों आ गया? समझ में आया? इसको समझ लें। फार्माकोलॉजी का मतलब सिंपल यहां पर ये है कि वो ड्रग आपने जो एपीआई लिया है, जो आपकी बॉडी में जाके जो प्रॉब्लम है आपको उसको चेंज करने का, ठीक करने का पूरा कॉन्ट्रैक्ट किसका है? ड्रग का। तो जो प्रॉब्लम है उसको जाके वो जो ठीक करेगा, उस एक्टिविटी को हम फार्माकोलॉजिकली एक्टिव बोलते हैं। समझ में आया? नहीं समझ में आया? आपका सिर दर्द है, सिर दर्द किसी कारण से हो रहा होगा ना, तो इस मॉलिक्यूल ने जाके उसको ठीक किया, तो उसको हम बोलते हैं उस ड्रग की फार्माकोलॉजी। समझ में आया? वो ड्रग का फार्माकोलॉजिकल गुण होता है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं फार्माकोलॉजिकली एक्टिव सब्सटेंस। क्या बोलते हैं? एक्टिव। एक्टिव तो है, लेकिन कैसा एक्टिव है? फार्माकोलॉजिकल। फार्माकोलॉजिकल का मतलब वो जो आपका अल्टरेशन कर रहा है, आपके जो फिजियोलॉजिकल चेंज ला रहा है, वो यही ला रहा है। जैसे आपका हेडेक हुआ आपको, तो हेडेक ठीक कैसे हुआ? वो इस ड्रग की फार्माकोलॉजिकली एक्टिविटी के कारण। फिर दूसरे आपके क्या होते हैं? नॉन ड्रग कंपोनेंट। दूसरे क्या है आपके? नॉन ड्रग कंपोनेंट। नॉन ड्रग कंपोनेंट को हम जनरली टर्म क्या देते हैं? एक्सिपिएंट। ठीक है ना। नॉन ड्रग, इसको हम क्या बोलते हैं? एपीआई। इसको क्या बोलते हैं हम? एपीआई। नॉन ड्रग को हम क्या बोलेंगे? एक्सिपिएंट। एक्सिपिएंट, ठीक। एक्सिपिएंट भी बोलते हैं, एडिटिव्स भी बोलते हैं, कई जगह पर आपको एडिटिव्स आएगा, ठीक है ना। एक्सिपिएंट, एडिटिव्स, एडजुवेंट्स, ठीक। एक्सिपिएंट, एडिटिव्स, एडजुवेंट्स और इंग्रेडिएंट। मतलब ये नाम से भी आप इनको सुन सकते हैं कई बार, है ना। एक आध भी आपको याद आ जाएगा तो चलेगा एग्जाम में, कि नॉन ड्रग कंपोनेंट इज आल्सो कॉल्ड एक्सिपिएंट, एडिटिव्स, एडजुवेंट्स, इंग्रेडिएंट्स। क्या क्या बोलते हैं? एक्सिपिएंट, एडिटिव्स, एडजुवेंट्स, इंग्रेडिएंट। इस तरीके से आप लोग वोकैब्स भी सीखते जाए, है ना। कि आपसे कभी लिख दिया एडिटिव्स क्या है, तो ड्रग के साथ में जो दूसरे सब्सटेंस को मिला रहे हैं, दैट इज एडिटिव्स। एडजुवेंट्स क्या है? जो ऐड कर रहे हैं हम साथ में। इंग्रेडिएंट्स क्या है? जो कॉम्बिनेशन, ये भी एक इंग्रेडिएंट है लेकिन एक्टिव इंग्रेडिएंट है, बाकी के नॉन एक्टिव इंग्रेडिएंट है। तो ये नॉन ड्रग कंपोनेंट कहलाता है आपका, कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग और नॉन ड्रग। बोलने क्या होता है? फिर से आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज डोजेस फॉर्म, कैसे डिफाइन करोगे? हाँ, अब जब आपने डेफिनेशन लिखी तो वहीं पर एग्जांपल्स दे दो, लाइक टैबलेट, कैप्सूल, सिरप, एग्जाम्पल दे दिए। अब इसको हम क्लासिफिकेशन के अंतर्गत भी पढ़ेंगे। किसके अंतर्गत पढ़ेंगे? तो डोजेस फॉर्म क्या है? ठीक। फिर इसकी और भी डेफिनेशन जो आप एग्जाम में लिख सकते हैं कि डोजेस फॉर्म जो होता है, डोजेस फॉर्म क्या है? एक तरीके का कैरियर है। क्या है? डोजेस फॉर्म इज द कैरियर, कैरी करने वाला, वाहक है। डोजेस फॉर्म क्या है? कैरियर है। किसको कैरी करता है? डोजेस फॉर्म इज द कैरियर दैट कैरी ड्रग सब्सटेंस, जो ड्रग सब्सटेंस को कैरी करने का काम करता है। ड्रग जो आपका सब्सटेंस है, दवाई है, उसको ले जाएगा, कहां ले जाएगा? बॉडी में जो साइट ऑफ एक्शन है ना, वहां तक ले जाएगा। क्योंकि ड्रग की क्वांटिटी तो बहुत कम रहती है ना, तो हमें उसको बढ़ाने के लिए एक डोजेस फॉर्म का रूप देना पड़ता है।
तो डोजेस फॉर्म को हम एक और भी क्या बोल सकते हैं कि डोजेस फॉर्म एक तरीके का कैरियर है, जो कैरी करने का काम करता है, किसको? ड्रग को, ठीक है ना। दैट कैरी ड्रग सब्सटेंस, कहां पर? टू द साइट ऑफ एक्शन। साइट ऑफ एक्शन कहां तक कैरी करेगा? टू द साइट ऑफ एक्शन। कहां कैरी करेगा? जहां पर उसको ठीक करने के लिए जाना है। टू द साइट ऑफ एक्शन, किस लिए जाएगा साइट ऑफ एक्शन पर? टू प्रोवाइड फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। आ गया ना फिर से फार्माकोलॉजिकल, इसलिए मैंने फार्माकोलॉजी वर्ड आपको समझा दिया। तो बार बार जब भी फार्माकोलॉजी और इस तरीके की नई बुकैब आएगी तो आप जो है समझते जाना, और कोई चीज नई भी समझ में आएगी तो उसको नीचे अंडरलाइन कर लेना, ड्यूरिंग द क्लास या एंड में आप लोग पूछ लिया करो। फार्माकोलॉजिकल एक्शन, तो डोजेस फॉर्म क्या है आपका? एक तरीके का कैरियर है। क्या है? जो क्या कर रहा है? ड्रग सब्सटेंस को कहां तक? साइट ऑफ एक्शन तक। किस लिए? एक्शन के लिए। अब आप एक डेफिनेशन और पढ़ेंगे जो आपको बुक्स में, कई बुक्स में देखने को मिलेगी, ठीक है ना, कि डोजेस फॉर्म क्या है। तो डोजेस फॉर्म क्या है? एक अवस्था है ये। डोजेस फॉर्म क्या है ना? सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, एक फेज है ना। डोजेस फॉर्म है क्या? एक फॉर्म है। यदि डोजेस फॉर्म की बात करें तो फॉर्म का मतलब यहां पर क्या है? फॉर्म एक अवस्था है। डोजेस फॉर्म क्या है? जिसमें आप ड्रग सब्सटेंस को, जो आपके ड्रग सब्सटेंस है बहुत कम क्वांटिटी में होते हैं, उनको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो मार्केट में डोजेस फॉर्म की मदद से। पैरासीटामोल को रिप्रेजेंट करना है, किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो आप? सिरप के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, और किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो? टैबलेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो आपने जो पैरासीटामोल ड्रग थी उसको कितने रूप में रिप्रेजेंट कर दिया? तो समझ में आया कि डोजेस फॉर्म क्या होता है? एक तरीके का फॉर्म है जिसमें आप ड्रग सब्सटेंस को मार्केट में रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो डेफिनेशन कैसी बनेगी? डोजेस फॉर्म इज द फॉर्म इन विच ड्रग सब्सटेंस, जिसमें क्या? ड्रग सब्सटेंस। डोजेस फॉर्म इज द फॉर्म इन विच ड्रग सब्सटेंस इज रिप्रेजेंटेड इनटू द मार्केट। डोजेस फॉर्म वो फॉर्म है जिसमें हम ड्रग सब्सटेंस को मार्केट में क्या कर सकते हैं? रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो तीनों डेफिनेशन समझ में आ गई अच्छे से। देखो जितना अच्छा हम आंसर को लिखेंगे उतने अच्छे हमको नंबर मिलेंगे, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। और ये चीजें आपने एक बार प्रैक्टिस कर लोगे तो आप कभी नहीं भूलोगे। डोजेस फॉर्म क्या है? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग एंड नॉन ड्रग कंपोनेंट। डोजेस फॉर्म क्या है? इट इज द कैरियर दैट कैरी द ड्रग सब्सटेंस टू द टारगेट साइट फॉर द फार्माकोलॉजिकल एक्शन। डोजेस फॉर्म क्या है? इट इज द फॉर्म इन विच ड्रग सब्सटेंसेस आर रिप्रेजेंटेड इनटू द मार्केट। जिस फॉर्म में ड्रग सब्सटेंस को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन द मार्केट, इट इज कॉल्ड द डोजेस फॉर्म। कोई डाउट? अब नेक्स्ट हम देखते हैं क्लासिफिकेशन। अब ये जो डोजेस फॉर्म है आप इसको क्लासिफाई कैसे कर सकते हैं? तो जब हम क्लासिफाई करेंगे तो इसको आप कई सेगमेंट्स में बता दें, क्योंकि आपसे पूछा गया क्लासिफिकेशंस। आपको फिर सिरप क्या होता है, टैबलेट क्या होता है, ये सारी चीजें भी थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। लेकिन एक बेसिक क्लासिफिकेशन का एक स्ट्रक्चर आपको फ्रेम करना पड़ेगा, ठीक? तो क्लासिफिकेशन में पहला पार्ट हो जाएगा क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट। डोजेस फॉर्म को आप किस बेस पर क्लासिफाई कर सकते हैं? कि भौतिक दृष्टिकोण से देखने में हमारी दवाई हमको दिखती कैसे है, ठीक है ना। तो इसकी 4 कैटेगरी आप बता सकते हैं। पहला है सॉलिड, ठीक है ना, डोजेस फॉर्म, सॉलिड डोजेस फॉर्म, जिसमें आपकी ड्रग सब्सटेंस कौन सी स्टेट में है? सॉलिड स्टेट में। फिर दूसरा आपका जाएगा लिक्विड डोजेस फॉर्म। क्या जाएगा? लिक्विड डोजेस फॉर्म। देखो जो बुकैब्स कठिन होंगे मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। सॉलिड तो इट इज अंडरस्टूड है ना, सॉलिड मतलब सॉलिड है, उसका जो कंसिस्टेंसी वो कैसी है? ठोस है, कठोर है। फिर हम बात करते हैं लिक्विड, तो लिक्विड फॉर्म में भी आते हैं डोजेस फॉर्म। फिर तीसरी कैटेगरी है आपकी सेमी सॉलिड, ना तो सॉलिड ना तो लिक्विड। फिर उसके बाद में गैसियस,
तो कितने डोजेस फॉर्म हो गए? सॉलिड डोजेस फॉर्म, लिक्विड डोजेस फॉर्म, सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म और गैसियस डोजेस फॉर्म। एग्जाम में पूछा जाएगा तो हमको ये पता होना चाहिए ना, इस तरीके से क्लासिफिकेशन आपको बताना है। फिर कुछ एग्जांपल्स लिख दो सॉलिड डोजेस फॉर्म में। अब आपने डोजेस फॉर्म की क्या पढ़ी, डेफिनेशन जो पढ़ी ना, वही डेफिनेशन इसमें बनेगी। आपसे पूछा एग्जाम में व्हाट इज सॉलिड डोजेस फॉर्म, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग एंड नॉन ड्रग कंपोनेंट इन द सॉलिड फॉर्म। व्हाट इज लिक्विड डोजेस फॉर्म, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग एंड नॉन ड्रग कंपोनेंट इन द लिक्विड फॉर्म। सेमी सॉलिड, कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग एंड नॉन ड्रग कंपोनेंट इन सेमी सॉलिड फॉर्म, इन विच आगे आप और भी ऐड कर सकते हैं यदि आपकी इच्छा है तो, जिसमें ड्रग सब्सटेंस, ठीक है ना, आर मिक्स्ड विद द सेमी सॉलिड बेस, जिसमें ड्रग सब्सटेंस को सेमी सॉलिड बेस के साथ में मिक्स कर देते हैं और उसकी कंसिस्टेंसी कैसी हो जाती है। फिर आपका गैसियस, गैसियस डोजेस फॉर्म कैसे बताओगे? द ड्रग एंड नॉन ड्रग कंपोनेंट आर प्रेजेंट इन द गैसियस स्टेट। जो आपने डेफिनेशन पढ़ी है वही डेफिनेशन यहां बन जाएगी सबसे, ठीक है ना। सॉलिड डोजेस फॉर्म इज द कैरियर फॉर द ड्रग सब्सटेंस इन अ सॉलिड स्टेट। आगे समझ में? द फॉर्म इन विच ड्रग सब्सटेंस आर रिप्रेजेंटेड इनटू द सॉलिड स्टेट इज कॉल्ड द सॉलिड डोजेस फॉर्म। आया समझ में? कई बार क्या होता है, प्रश्न ऐसा पूछ लिया जाता है डिफाइन सॉलिड डोजेस फॉर्म। अब हमको डेफिनेशन क्या लिखें भाई, जो आपने पढ़ी है उन्हीं से डेफिनेशन बनाओ ना। अब कुछ एग्जांपल्स बता दें, लाइक टैबलेट, कैप्सूल्स एंड पाउडर्स। टैबलेट, कैप्सूल्स, पाउडर क्या है, ये आपके सॉलिड फॉर्म में होते हैं कि नहीं? ठीक, कठिन है क्या? नहीं, लेकिन एग्जाम में लिखना, जब हम लिखते हैं तो ये चीजें हमको बननी चाहिए। फिर हम बात करते हैं लिक्विड डोजेस फॉर्म की। लिक्विड डोजेस फॉर्म को आप चाहे तो दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक आपके होते हैं मोनोफेजिक, क्या होते हैं, और एक होता है आपका बायफेजिक। एक होता है क्या, मोनोफेजिक, और एक होता है बायफेजिक। मोनोफेज का मतलब ये होता है कि हमने उसके ड्रग नॉन ड्रग कंपोनेंट सबको मिक्स कर दिया, उसके बाद में वो अलग अलग नहीं दिख रहा है हमको, एक सा उसने क्या बना लिया, मिक्सचर बना लिया। अब वो अलग अलग नहीं है। जैसे आपने पानी लिया, पानी में आपने सॉल्ट डाला ना, उसमें आपने शुगर भी ऐड कर दी, उसमें आपने कलर भी ऐड कर दिया, तो सब मिलके क्या हो गया, अलग अलग रहेंगे कि सब मिलके एक हो जाएंगे? तो ऐसा हमने कई सारे ड्रग और कंपोनेंट को ऐड कर दिया और उसके मिलने के बाद में वो एक सा दिख रहा है, तो इस तरीके डोजेस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, मोनोफेज, ठीक है ना। अब इसमें क्या आ जाता है आपका सिरप, एलिक्सिर, ये क्या होते हैं इनको सबको समझेंगे हम। सिरप, एलिक्सिर, अभी एक बेसिक आपको पता होना चाहिए। फिर बायफेजिक मतलब जैसे आपने ऑयल लिया, ऑयल में वाटर ऐड करेंगे तो क्या मिक्स होगा? नहीं होगा, हमेशा दो फेज में रहेगा ना। आपने मान के चलो पानी लिया और पानी में रेत के छोटे छोटे पार्टिकल्स डाले, तो क्या मिक्स होगा? क्या वो नहीं होगा। लेकिन रेत के पार्टिकल्स की जगह समझ लो कोई ऐसा सब्सटेंस है, ड्रग है, जो पानी में घुल नहीं रही है लेकिन उसमें है, नमक घुल जाता है ना बेटा। आपने पानी लिया, पानी में रेत के छोटे छोटे पार्टिकल्स डाले, तो घुल जाएगा क्या? नहीं घुलेगा ना। तो रेत की जगह मान के चलो कोई ड्रग सब्सटेंस है, आपने पानी में डाल दिया लेकिन घुल नहीं रहा, वो उसी में है, उसी में डिस्पर्स हो गया वो, तो हम क्या बोलेंगे, ये सिस्टम कैसा है, एक है कि दो है? एक सॉलिड भी है उसमें और एक लिक्विड भी है। आ रहा समझ में? और ऑयल वाले में भी क्या था, ऑयल था और पानी था, दोनों अलग अलग फेज थे ना, इसलिए ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं बायफेजिक। तो सर जब मिल नहीं रहे आपस में तो बनाया क्यों? बनी बात है, जब हम पानी में कोई पार्टिकल्स डाल रहे हैं और जब मिल नहीं रहा है तो बना क्यों रहे? जब ऑयल और वाटर आपस में मिल नहीं रहे तो बना क्यों रहे? क्वेश्चन मार्क ये है ना। तो उसको स्टेबल करने का भी सिस्टम होता है कि उसको स्थायी कैसे कर सकते हैं आप। आ रहा समझ में? उस तरीके के भी डोजेस फॉर्म बनाए गए हैं, क्योंकि वो डोजेस फॉर्म उनका बनाना उनको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है एज कंपेयर टू उनको घोल दें हम किसी सॉल्वेंट में, ये ठीक। तो जिसमें आपका दोनों लिक्विड फेज होते हैं उसको हम बोलते हैं इमल्सन। क्या बोलते हैं? जिसमें ऑयल एंड वाटर होता है, याद रखना ये बायफेजिक होता है। और सस्पेंशन भी क्या है आपका, जिसमें सॉलिड और लिक्विड होता है, ये बायफेजिक कहलाता है। अब समझ में आया बायफेजिक सिस्टम? उसमें सॉलिड और वाटर अलग अलग रहेंगे, मतलब घुलेगा नहीं लेकिन उसमें रहेगा वो। जैसे सस्पेंशन क्या होते हैं, उसमें ड्रग पार्टिकल्स डिस्पर्स्ड होते हैं, इसलिए जब हम उसको लेते हैं तो डॉक्टर बोलता है कि उसको एजिटेट कर लेना, जिससे कि पूरे पार्टिकल प्रॉपर मिक्स हो जाए और आपको ड्रग भी मिले जब आप उस लिक्विड को लें तो।
आया समझ में? ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? और जिसमें ऑयल और वाटर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इमल्सन। याद रहेगा? एस से याद रखना सॉलिड, और ई से याद रखना, मतलब इसमें तो जरूरत नहीं है, सस्पेंशन से याद रखना सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड। अब वो ऑयल हो सकता है वाटर में हो या वाटर ऑयल में हो। फिर हम बात करते हैं सेमी सॉलिड। तो सेमी सॉलिड में सेमी सॉलिड कंसिस्टेंसी रहेगी, इसमें आपका जाएगा क्रीम, ऑइंटमेंट, है ना, जेल हो गया, ये सारी चीजें आ जाएंगी। फिर गैसियस डोजेस फॉर्म में हम बात करें तो इनहेलर्स होते हैं इसमें, है ना, इनहेलर्स होते हैं जिनमें लो वोलाटाइल सब्सटेंस होते हैं, जिनमें हाई वोलाटाइल सब्सटेंस, जिनको जैसी कैप ओपन करो तो वोलाटाइल होने लगते हैं, है ना। जैसे पेट्रोल एक केमिकल है, पेट्रोल को आप हवा में रख देंगे तो क्या होगा? तो ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनको हम इनहेलर्स वगैरह में यूज करते हैं। फिर आपका एरोजोल्स, देखा होगा ना, अस्थमा के जो पेशेंट होते हैं वो एक सिस्टम यूज करते हैं, दैट इज एरोजोल्स की कैटेगरी में आते हैं वो। तो फिजिकल स्टेट में आपका डोजेस फॉर्म कितने टाइप का होता है? 4 टाइप का। कौन कौन सा बोलो? फर्स्ट, जो आप रिपीट कर रहे हो एक रिदम में आना चाहिए। फर्स्ट, याद रहेगा? ठीक। अब ये तो इसका एक पार्ट हो गया, और सबसे इंपॉर्टेंट है, हम जब इसको डिस्क्राइब करेंगे तो इसी तरीके के क्लासिफिकेशंस को हमको डिस्क्राइब करना है। अब ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या होंगे, एक ही तरीके का क्लासिफिकेशन बताते हैं, लेकिन आप डोजेस फॉर्म को और कई तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक, तो सेकंड टाइप लिखना आप, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। जाओ बैठ जाओ। क्लासिफिकेशन किसके ऊपर बेस्ड है? रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये एडमिनिस्ट्रेशन शासन वाला नहीं है, है ना। एडमिनिस्टर करना मतलब टू टेक ड्रग, ड्रग को आप कैसे ले सकते हैं, है ना। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मतलब बॉडी के कौन से रास्ते से आप ड्रग को ले रहे हैं, रूट। इसके बेस पे भी डोजेस फॉर्म को क्लासिफाई कर सकते हैं, हम ड्रग्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक, तो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, सेकंड क्या हो गया पॉइंट? रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कि आप बॉडी के कौन से रूट को ड्रग ले रहे हैं आप। तो इसमें फर्स्ट लिखना, सबसे कॉमन है ओरल रूट। ओरल रूट, ओरल रूट मतलब व्हेन द ड्रग इज टेकन बाय द माउथ, जब हम माउथ से ड्रग को लेते हैं तो वो ओरल रूट कहलाती है। ओरल, समझ में आया? ठीक। फिर एक वर्ड आपको सुनने को मिलेगा, दैट इज टॉपिकल। टॉपिकल का मतलब टॉप मोस्ट लेयर की बात हो रही। टॉपिकल मतलब व्हेन ड्रग इज अप्लाइड टू द स्किन। तो मेडिसिन ऐसी भी आती है ना जिसको हम स्किन में भी अप्लाई करते हैं, है ना। जैसे कई लोगों को सिर दुखता है तो बाम भी लगा लेते हैं, झंडू बाम लगाते हैं कि नहीं। तो सिर बाहर दुखता है कि अंदर दुखता है? हाँ, बाहर लगा रहे हो, कैसे ठीक करता है वो? ठीक। फिर उसके बाद में एक और होता है आपका पेरेंट्रल। पेरेंट्रल मतलब इंजेक्शंस वगैरह जो होते हैं, अदर देन ओरल, इसको हम बोल सकते हैं। पेरेंट्रल में आपके जनरली हम इंजेक्शंस जो रहते हैं, अब इंजेक्शंस के भी कई रूट होते हैं, इंट्रावीनस, इंट्रा, है ना, आर्ट्रिकुलर, और कई सारे होते हैं। फिर उसके बाद में रेक्टल रूट। ठीक, बॉडी कैविटी आपकी जो रेक्टल रूट से भी हम ड्रग को दे सकते हैं। तो ये किस बेस पर क्लासिफिकेशन हो गया? रूट के बेस पर। तो ओरल में हम क्या देते हैं जनरली? टैबलेट, कैप्सूल, सिरप। कि इंजेक्शन भी ओरल दोगे? हाँ, इंजेक्शन देंगे क्या ओरल? नहीं। तो टैबलेट, कैप्सूल इसमें आ जाएगा। फिर टॉपिकल में हम बात करें तो स्किन में हम क्या अप्लाई करेंगे? टैबलेट, क्रीम वगैरह होगी, है ना, क्रीम हो गया, ऑइंटमेंट हो गया, ये चीजें आ जाएंगी। फिर हम बात करें इंजेक्शन, पेरेंट्रल में क्या आ जाएंगे आपके? थोड़ा लाउड बोला करो। पेरेंट्रल्स में क्या आएंगे? इंजेक्शंस। फिर हम बात करें रेक्टल, तो रेक्टल में बॉडी कैविटी से जो डोजेस फॉर्म दिया जाता है उसको हम बोलते हैं सपोस्ट्रीज। क्या बोलते हैं? कठिन लगा क्या अभी तक? बन रहा है ना? वो तो पेरेंट्रल का पार्ट है ना। इंट्रावीनस, अब इंट्रामस्कुलर, मसल्स में इंजेक्शन लगा रहे हो तो इंट्रामस्कुलर।
तो वो आपको जो है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आपको एक और दूसरे सब्जेक्ट में पढ़ना भी पड़ेगा, है ना। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग आपका ये भी सिलेबस में एक पार्ट है, बट फार्मास्यूटिक्स में नहीं है, दूसरे सब्जेक्ट्स में है। तो देखो हर एक चीज कहीं ना कहीं से कोरिलेट होती है। तो ओरल रूट, टॉपिकल रूट, पेरेंटल रूट, रेक्टल रूट, ठीक। ओरल में भी कई टाइप होते हैं। ओरल में आपका बकल कैविटी, लोकल एक्शन, सबलिंगुअल, आ रहा समझ में। तो ओरल में भी डिफरेंट काइंड ऑफ आपके पार्ट्स होते हैं और उनके लिए अलग अलग डोजेस फॉर्म है ना। सबलिंगुअल क्या होता है, हमारी यहाँ पर सबलिंगुअल ग्लैंड होती है ना। तो कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं कि वो आपके सबलिंगुअल पार्ट से डायरेक्ट ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाती है ना। जैसे नाइट्रोग्लिसरीन्स वगैरह जो होते हैं वो हार्ट वगैरह के लिए यूटिलाइज करते हैं, वो डायरेक्ट कहाँ से एब्जॉर्ब हो जाती हैं, आपके सबलिंगुअल पार्ट से। कई सारी ड्रग्स ऐसी होती हैं जब पेशेंट कॉन्शियस नहीं है, पेशेंट मुंह खोलने लायक ही नहीं बचा हुआ है, उसको मेडिसिन हम दे ही नहीं पा रहे हैं, इंजेक्शंस भी नहीं लगा पा रहे हैं, तो रेक्टल रूट भी प्रेफर किया जाता है, ठीक। अब रेक्टल रूट में व्यक्ति कॉन्शियस है तो बड़ा एम्बेरस फील करेगा। हाँ, किसी को रेक्टल रूट से आप मेडिसिन दोगे तो दे विल नॉट फील ओके, है ना, बड़ा हेजिटेशन सा फील होगा, एम्बेरसमेंट। तो रेक्टल रूट के डिसएडवांटेज की कैटेगरी में ही आ जाता है, ठीक। फिर नेक्स्ट आपका यूज के बेस पर डोजेस फॉर्म का यूज कैसा हो रहा है, उसके बेस पे भी क्लास, बेस्ड ऑन द यूज ऑफ डोजेस फॉर्म, बेस्ड ऑन यूज ऑफ डोजेस फॉर्म, कि आप डोजेस फॉर्म का यूटिलाइज कैसे कर रहे हैं। तो इसमें दो कैटेगरी आ जाएंगी, एक इंटरनल यूज, एक क्या आ जाएगा आपका इंटरनल यूज, कि आप उस डोजेस फॉर्म को इंटरनली ले रहे हैं, और दूसरा क्या आ जाएगा एक्सटर्नल। एक इंटरनल यूज और दूसरा एक्सटर्नल यूज। तो इंटरनल यूज में क्या आ जाएंगे आपके सिरप, टैबलेट। अभी जस्ट हम ये देख रहे हैं कि डोजेस फॉर्म को हम कितने तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला क्या था, फिजिकल स्टेट के बेस पर क्लासिफाई कर दिया। फिर नेक्स्ट क्या किया हमने, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बेस पर। फिर तीसरा, हम उस डोजेस फॉर्म को यूज कैसे कर रहे हैं उस पर क्लासिफाई। तो इंटरनल मतलब व्हेन टेकन इनसाइड द बॉडी, इंटरनल यूज मतलब व्हेन द डोजेस फॉर्म इज टेकन इनसाइड द बॉडी, जब हम डोजेस फॉर्म को इनसाइड द बॉडी लेते हैं तो इंटरनल यूज। व्हेन इट इज अप्लाइड टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी इट इज कॉल्ड द एक्सटर्नल यूज, है ना। एक्सटर्नल यूज में क्या आ जाएगा, इंजेक्शन। इंजेक्शन तो डायरेक्ट ब्लड में दिए जाते हैं भैया, एक्सटर्नल में नहीं आएगा वो। हाँ, अब इसके बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन ऑफ डोजेस फॉर्म। किस बेस पर, एक्सटर्नल में नहीं आएगा ना डोजेस फॉर्म। इंजेक्शन ऐसे रख लेते हो क्या बॉडी में, उसको आप बॉडी के अंदर उसकी सुई को अंदर डालते हैं भैया, ब्लड के अंदर। हाँ, तो इंटरनल, वो तो अल्टीमेटली इंटरनल का मतलब क्या समझ में आ रहा है आपको। यहां पर आपने बॉडी के अंदर लिया एक जनरल टर्म में, तो वो बॉडी के अंदर क्यों ले रहे हैं कि आपके ब्लड में जाए वो, यस। अब एक्शन ऑफ डोजेस फॉर्म, एक्शन ऑफ डोजेस फॉर्म में दो तरीके के एक्शन होते हैं डोजेस फॉर्म के। एक होता है लोकल एक्शन, लोकल एक्शन, और एक होता है आपका सिस्टेमिक, सिस्टमैटिक नहीं, सिस्टेमिक, सिस्टेमिक एक्शन। लोकल एक्शन का मतलब क्या होता है, जब हम ड्रग को अप्लाई करते हैं लोकली, लोकली मतलब उस ड्रग, वो जो ड्रग आपने अप्लाई करी है वो आपके ब्लड सर्कुलेशन तक ना जाए। समझ में आ रहा, जैसे मान के चलो आपको एसिडिटी हो रहा है, कुछ हो रहा है, आपने इनो पिया, तो इनो आपने लिया, इंटरनल लिया, लेकिन क्या उसका एक्शन ब्लड में जाने के बाद में आपकी एसिडिटी या किसी चीज को ठीक किया, कि उसने स्टमक से ही समझौता करके ठीक कर दिया, है ना। तो वो क्या हुआ, लोकल एक्शन हो गया, लोकली आपने उसको ठीक कर लिया। मान के चलो कोई चीज आपको बाहर, स्किन इन्फेक्शन हुआ, बाहर ही बाहर हुआ, तो आपने क्या, उतने लोकल एरिया में उसको अप्लाई करके ठीक कर लिया, तो उसको हम बोलते हैं लोकल एक्शन। व्हेन ड्रग इज यूज अप्लाई फॉर द लोकल एक्शन, ठीक है ना, जब उसका ब्लड में सर्कुलेशन ना हो। तो इस तरीके के डोजेस फॉर्म को हम लोकल एक्शन डोजेस फॉर्म बोलते हैं। द डोजेस फॉर्म विच आर अप्लाइड लोकली एंड देयर सिक्रीशन, या जो हम ऐसा बोल सकते हैं कि वो ब्लड सर्कुलेशन तक ना जाए, ठीक है ना,
एंड देयर कंटेंट डज नॉट रीच टू द ब्लड सर्कुलेशन, उनका जो कंटेंट है वो ब्लड सर्कुलेशन तक नहीं पहुंचता है, ऐसे डोजेस फॉर्म को और इस तरीके के एक्शन को हम क्या बोलते हैं, लोकल एक्शन। समझ में आया? कोई डाउट? अब सिस्टेमिक एक्शन क्या होता है? व्हेन ड्रग इज टेकन टू द बॉडी एंड देयर कंटेंट रीच टू द ब्लड सर्कुलेशन। जब कोई ड्रग आपके ब्लड सर्कुलेशन तक पहुंच जाती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, उसका सिस्टेमिक इफेक्ट। अब मान के चलो कोई इंटरव्यू में है, आप वाइवा दे रहे हैं, आपसे पूछ लें बेटा सिस्टेमिक इफेक्ट क्या होता है, व्हाट इज सिस्टेमिक इफेक्ट ऑफ डोजेस फॉर्म या ड्रग, ड्रग का सिस्टेमिक इफेक्ट क्या है? तो जब आपकी कोई प्रॉब्लम है, डिसीज है, उस डिसीज को ठीक करने के लिए आपने कोई डोजेस फॉर्म लिया एंड दैट डोजेस फॉर्म रीचेस टू द ब्लड सर्कुलेशन, वो ड्रग सब्सटेंस आपके ब्लड सर्कुलेशन तक पहुंचता है और फिर वो अपने टारगेट ऑर्गन तक जाता है, तो इस पूरी प्रोसेस को हम सिस्टेमिक इफेक्ट बोलते हैं। आया समझ में? आपने कोई पेन किलर खाई है ना, तो आपने कहाँ खाई पेन किलर? स्टमक में खाई ना, तो क्या स्टमक में दर्द था? नहीं, वो आपकी ब्लड सर्कुलेशन में गई और ब्लड सर्कुलेशन में जाने के बाद में टारगेट एरिया में गई और टारगेट एरिया में जाके उस पर्टिकुलर उसने उस चीज को फार्माकोलॉजिकल एक्शन दिखाया अपना। तो इस तरीके से जब डोजेस फॉर्म अपना काम करता है तो इसको हम बोलते हैं सिस्टेमिक इफेक्ट। समझ में आया? कोई डाउट? और लोकल इफेक्ट में क्या होगा? लोकल इन्फेक्शन, लोकल ट्रीटमेंट के लिए। अब जब वो एसिडिटी थी, उस व्यक्ति ने इनो पिया, तो क्या वो इनो उसके ब्लड में गया फिर जाके स्टमक को ठीक किया क्या? नहीं। हाँ, तो आपके ड्रग कई बार इस तरीके के भी आते हैं, जैसे उसको ठीक करने वाली ड्रग को हम बोलते हैं एंटासिड, एसिड की एसिडिटी को कम करने वाले सब्सटेंस को क्या बोलते हैं हम? तो एंटासिड दो कैटेगरी के आते हैं, एक आते हैं लोकल एंटासिड और एक ऐसे भी आते हैं जो सिस्टेमिक एंटासिड होते हैं। एंटासिड का मतलब जो एसिडिटी और बेसिसिटी को बदले, एसिड और बेस को चेंज करे। तो सिस्टेमिक ब्लड का भी पीएच होता है ना 7.4, तो ये मेंटेन्ड है ना। यदि इसमें प्रॉब्लम हो गई एसिडिटी में, तो इसकी बेसिसिटी में प्रॉब्लम हुई, तो बॉडी में बहुत चेंजेस आ जाते हैं। हमारी बॉडी में एक होम्योस्टेसिस मेंटेन्ड होता है, हमारी बॉडी में एक बैलेंस मेंटेन्ड होता है। पीएच 7.4 रहेगा, ब्लड का प्रेशर इतना रहेगा, हाईएस्ट इतना रहेगा, लो इतना रहेगा। ये चीजें हैं कि नहीं, है ना? आप जब खाना खाएंगे तो एंजाइम्स रिलीज होंगे, हार्मोन्स रिलीज होते हैं। ये प्रॉपर क्या होती है हमारी बॉडी, एक फीडबैक मैकेनिज्म पर काम करती है। मालूम है? फीडबैक मैकेनिज्म। हमारी बॉडी किस सिस्टम पर काम करती है? फीडबैक मैकेनिज्म। ये फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है? जब आपका पेट खाली हो गया तो दिमाग में सिग्नल गया कि भूख लगी है, खाना खाने लगे। पेट भर गया तो दिमाग ने सिग्नल दिया भैया बस करो, बस करो, हो गया। आ रहा समझ में? इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? फीडबैक। अब जब आपने खाना खाया तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ा, तो ब्रेन से सिग्नल किसको गया? आपके पैंक्रियास को गया। पैंक्रियास ने क्या रिलीज किया? इंसुलिन रिलीज किया। इंसुलिन रिलीज करके क्या करेगा? जितने भी ग्लूकोज मॉलिक्यूल उनको पकड़ पकड़ के उठा लेगा, तो ब्लड में शुगर का लेवल नॉर्मल करेगा। और जिनमें ये काम नहीं करेगा फिर शुगर हो जाएगी उसको। उसका बॉडी का फीडबैक मैकेनिज्म प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, या उसमें कुछ हार्मोनल लोचा हो गया। इसलिए बॉडी को, और जब फार्मेसी कर रहे हो तो इस तरीके से पढ़ना कि आपको वो चीज आप उसको अप्लाई कहाँ कर सकते हो, उसको कहाँ पूछा जा सकता है। जब आप कोई भी चीज पढ़ रहे हो, सिस्टेमिक एक्शन हो सकता है, आप किसी इंटरव्यू में बैठे हुए हो और वहां पूछ लिया जाए बेटा बताओ व्हाट इज सिस्टेमिक इफेक्ट ऑफ ड्रग। अब जिसने क्लास अटेंड करी है तो वो तो अच्छे से बता देगा कि सर जब ब्लड सर्कुलेशन में ड्रग पहुंचती है, ठीक, और ब्लड सर्कुलेशन में पहुंचने के बाद में मतलब हमने कोई भी रूट से लिया ड्रग का, और वो जब हमारे ब्लड में पहुंचकर एक टारगेट ऑर्गन तक पहुंचती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? सिस्टेमिक इफेक्ट। सिस्टमैटिक नहीं बेटा, सिस्टेमिक। कितने हो गए? 4 हो गए। 5वां लिखना, रिलीज रेट ऑन बेस्ड ऑन रिलीज रेट। रिलीज रेट मतलब उसका रिलीज होने का रेट कैसा है ड्रग का। डोजेस फॉर्म है ना, डोजेस फॉर्म आपका टैबलेट, कैप्सूल, सिरप है, तो उस बेस पर उसका रिलीज भी होता है ड्रग का। अब ड्रग जितनी जल्दी रिलीज होगी वो उतनी जल्दी क्या होगी? आपके कहां पहुंचेगी? ब्लड में पहुंचेगी। और जितनी जल्दी ब्लड में पहुंचेगी उतनी उतनी जल्दी क्या करेगी वो? यहां समझो मैं क्या बोल रहा हूं। आप खड़े हो जाओ, जैकेट, हाँ खड़े हो जाओ पीछे,
हाँ आप ही से बोल रहा हूँ बेटा, नहीं नहीं आप, हाँ पीछे खड़े हो जाओ। क्या खा रहे हो आप? हाँ पेन का ढक्कन, वाह यार चलो हमें एक नई डिस्कवरी मिल गई। हम बड़े परेशान थे कि प्लास्टिक रिसाइकिल नहीं होती है, आज हमको एक मिल गया। क्या नाम बेटा आपका? अभिषेक तिवारी। तो आप कितनी प्लास्टिक खा लेते हो एक दिन में? हाँ मजा आ रहा था क्या? हाँ काय खा रहे हो भैया? हाँ प्लास्टिक को बड़े मजे से चबा रहा बहुत देर से वो। हाँ चलो च्युइंगम भी खाओ तो चल जाए, प्लास्टिक खा रहे हो यार आप, ऐसा नहीं करो ठीक है। हाँ अब खड़े होकर समझें। तो रिलीज रेट का मतलब क्या होता है? यहां पर एक चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं जो आपको कई सारे इंटरव्यूज में पूछा जा सकता है। मान के चलो टैबलेट है और सिरप है, तो टैबलेट आपने खाई तो वो टैबलेट जाके क्या करेगी, आपकी बॉडी में ब्रेक होगी, उसके बाद फिर वो उसमें से जो आपकी ड्रग है वो रिलीज होगी और फिर वो एब्जॉर्ब होगी, फिर वो ब्लड में जाएगी, फिर टारगेट ऑर्गन में जाएगी। यस और नो? लेकिन सिरप है तो सिरप में उसका एक स्टेप क्या है, जो टैबलेट में ब्रेकडाउन वाला स्टेप था वो सिरप में माइनस हो गया, तो ज्यादा जल्दी कौन पहुंचेगी ब्लड में? सिरप पहुंचेगी। तो कोई ड्रग कितने अमाउंट में और किस रेट से आपके ब्लड में पहुंच रही है, उसको हम उस पर्टिकुलर डोजेस फॉर्म और ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो कोई आपसे पूछे व्हाट इज बायो अवेलेबिलिटी? इट इज द रेट एंड अमाउंट एट विच द ड्रग रीचेस टू द ब्लड सर्कुलेशन। कोई डोजेस फॉर्म से ड्रग रिलीज होकर आपके ब्लड सर्कुलेशन में कितने अमाउंट में और कितनी जल्दी पहुंच रहा है, उसको हम उसकी बायो अवेलेबिलिटी बोलते हैं। ठीक, अब बायो अवेलेबिलिटी समझ में आ गया आपको? अब देखो इसका आपको कैसा प्रश्न पूछा जाएगा कि बेटा हमने आपको टैबलेट दी और एक सिरप दिया, आप बताओ बायो अवेलेबिलिटी किसकी ज्यादा है? इंटरव्यू में तो ऐसा पूछेंगे ना आपसे, हो सकता है ना पूछे व्हाट इज बायो अवेलेबिलिटी, आपको पूछ लें आपके सामने एक टैबलेट है, सिरप है, इंजेक्शन है और सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म है, सबसे ज्यादा बायो अवेलेबिलिटी किसकी है? इंजेक्शन की तो 100% रहेगी, वो पूरा का पूरा ब्लड में चला जाएगा, है ना। लेकिन इंजेक्शन नहीं है, तो जो चीज जल्दी रिलीज होकर आपकी बॉडी में पहुंच जाए, ब्लड में पहुंच जाए, उसकी बायो अवेलेबिलिटी ज्यादा। तो यहां पर केवल और केवल मुझे ये समझाना था, ये आपके डोजेस फॉर्म का टॉपिक नहीं है, इसको नहीं बताना है इसको, लेकिन लिख लो, काम आएगा आपको। अब जब फार्मेसी कर रहे हो तो कई ऐसे शब्द और कई ऐसी बुकैब बार बार आपको आएंगी जिनको आपको फाइनल ईयर से लेके फार्माकोविजिलेंस में जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो भी आपसे पूछा जा सकता है बायो अवेलेबिलिटी क्या है। मार्केटिंग का इंटरव्यू देंगे तब भी आपसे पूछ सकते हैं बायो अवेलेबिलिटी क्या है। अरे समझ में। और इंडस्ट्री में जाओगे तो वहां ये कॉमन क्वेश्चन है बायो अवेलेबिलिटी, जो हर एक इंटरव्यू में पूछा जा सकता है और एग्जाम में तो पूछ ही सकते हैं व्हाट इज बायो अवेलेबिलिटी, और बायो में भी पूछते हैं बेटा बायो अवेलेबिलिटी क्या होता है। ठीक, समझ में आना चाहिए। अंग्रेजी बोल पा रहे हैं नहीं बोल पा रहे हैं वो सेकेंडरी है, पहले आपने समझ लिया, अब फिर उसको अंग्रेजी में समझें, चीजों को समझे पहले अच्छे से कि क्या वो कहना चाह रहा है, फिर उसको याद करें आप अंग्रेजी में, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं। तो रिलीज रेट में एक होता है स्लो रिलीज, एक क्या होता है? स्लो रिलीज, जो धीरे धीरे रिलीज हो। अब ये स्लो रिलीज को एक टर्म दे दिया गया, सस्टेन्ड रिलीज। क्या दे दिया गया? ठीक, और एक होता फास्ट रिलीज। डिस्प्रिन है ना, देखा होगा, डिस्प्रिन पानी में जैसे डालते हैं वो क्या करती है, और दूसरी टैबलेट डालोगे तो टाइम लगता है ना। हाँ, ये फास्ट रिलीज की कैटेगरी में आती है। तो बस हमको इतना बताना, सस्टेन्ड रिलीज जो धीरे धीरे रिलीज होती है, टाइम पर रिलीज होती है। इसमें कुछ टैबलेट्स आ जाती है जैसे एंटेरिक कोटेड टैबलेट, एंटेरिक कोटेड टैबलेट, और इसमें आपकी जो है एस्पिरिन वगैरह टैबलेट होती है। तो इस तरीके की टैबलेट को क्या बोलते हैं हम? एफरवेसेंट टैबलेट। क्या बोलते हैं? एफरवेसेंट टैबलेट का मतलब यही होता है जिनको हम पानी में डालते हैं तो बुलबुले निकलने लगते हैं, इस उसकी पूरी प्रक्रिया को एफरवेसेंस बोलते हैं, और उस टैबलेट का नाम पड़ गया एफरवेसेंट टैबलेट। आया समझ में? डिस्प्रिन आपने पानी में डाली तो वो कैसे होने लगती? फड़फड़ाने लगती है ना। और इस तरीके की गुण को हम क्या बोलते हैं? एफरवेसेंस निकलना, बुलबुले निकलना, गैस कार्बन डाइऑक्साइड निकलना, दैट इज एफरवेसेंस। तो उसका नाम क्या पड़ गया? एफरवेसेंट। तो एफरवेसेंट टैबलेट कैसी होती है? फास्ट रिलीज होती है।
और आपका जो सस्टेन्ड रिलीज क्या होती है, वो स्लो रिलीज होती है। जैसे अभी एक शब्द यहां पर आ गया, एंटरिक कोटेड टैबलेट। क्या एंटरिक का मतलब होता है जो आपके इंटेस्टाइन पर जाकर ही रिलीज होगी, अब है ना, मतलब आपने उसको लिया तो स्टमक का जो एनवायरनमेंट है उसको कुछ नहीं कर पाएगा। अब वो कब इंटेस्टाइन में पहुंचेगी, फिर आप इंटेस्टाइन में जाने के बाद में भी यदि उसमें और लेयरिंग है तो वो धीरे 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 अपने कंटेंट को रिलीज करते जाएगी। आपने देखा होगा कई बार जब डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शंस लिखते हैं तो कुछ टैबलेट्स बोलते हैं दिन में 3 बार खाओ, और कुछ टैबलेट्स बोल देते हैं इसको दिन में 1 ही बार खाओ, बोलते हैं कि नहीं। तो उनमें ये भी रहता है कि कुछ टैबलेट ऐसी होती हैं जो धीरे धीरे अपने कंटेंट को रिलीज करते रहती हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्लो रिलीज या तो सस्टेन्ड रिलीज। अब सस्टेन्ड रिलीज, स्लो रिलीज, और एक और इसमें आपको कई बार एक नया शब्द सुनने मिलेगा, डिलेड रिलीज। डिलेड रिलीज, डिलेड रिलीज मतलब आपने अभी खा ली है टैबलेट लेकिन वो स्टार्ट होगी 2 बजे रिलीज होना डिले, तो ऐसा भी कॉन्सेप्ट होता है। लेकिन सस्टेन्ड में क्या है, सस्टेन्ड और डिले में अंतर है। यहां पर स्टार्टिंग से ही रिलीज होना स्टार्ट हो गई सस्टेन्ड में, लेकिन धीरे धीरे हो रही है। जैसे जिस पॉइंट में आपने टैबलेट लिया वो आपके स्टमक में पहुंची, इंटेस्टाइन में पहुंची, वहां से उसका पॉइंट रिलीज होना स्टार्ट हो गया, लेकिन बहुत धीरे धीरे रिलीज हो रही। उसमें आपने ज्यादा क्वांटिटी रख दी ड्रग की तो धीरे धीरे रिलीज हो रही है। आपको बार बार लेने की जरूरत नहीं उस टैबलेट को, धीरे धीरे शाम तक, रात तक, 2 दिन तक रिलीज ही हो रही है, तो आपको बीमारी से राहत मिल गई, है ना। जो जिनको कंटिन्यू ड्रग लेना पड़ता है, डोजेस फॉर्म लेनी पड़ती है, मेडिसिन लेनी पड़ती है, जैसे कुछ क्रॉनिक डिसीज होती हैं, बीपी की हो गई, अटैक की हो गई, तो ऐसा सिस्टम डिजाइन कर लिया गया कि वो एक बार खा लें, है ना, तो बाद में भूले ना। अब भूल गए तो फिर यमराज नहीं भूलेंगे फिर, है ना, उठा के ले जाएंगे। तो ये इस तरीके का होता है। लेकिन डिलेड रिलीज में क्या होगी, हमने टैबलेट खा ली, अब हो सकता है 10 मिनट बाद रिलीज होना स्टार्ट हो सकता है लंच करने के बाद स्टार्ट रिलीज हो, आपने खा भी ली लेकिन कि भूले ना, है ना। कहीं रहते हैं ऑफिस वर्क में रहते हैं लोग, सुबह की टैबलेट खाना है, साथ में डिलेड रिलीज खा ली कि दोपहर में भूल भी गए तो कोई बात नहीं, है ना, पता चले 1 क्लास के बदले 3 क्लास ले ली धोखा से। हाँ, टैबलेट खाना था, खा ही नहीं, जब तक बाहर निकले पता चले रहे ही नहीं ठीक है, तो स्लो रिलीज और फास्ट रिलीज। बस एक और लास्ट पढ़ लो। एक और होता है डोजेस फॉर्म का, न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम। क्या, कौन सा पॉइंट हो गया अब ये, तो कितने टाइप के क्लासिफिकेशंस बता दिए आपने। देखो, इनको एक्सप्लेन करने में टाइम लगा, अब आपको लिखने में एग्जाम में उतना टाइम नहीं लगेगा। अब एक और कॉन्सेप्ट आया डोजेस फॉर्म में, न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम। क्या आया, न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम, मतलब एक तरीके की नोवेल अप्रोच। नई अप्रोचेस क्या हो सकती हैं डोजेस फॉर्म में, है ना, तो इसको हम बुलेट वाला सिस्टम भी बोलते हैं, है ना, बुलेट सिस्टम। जैसे बुलेट होती है ना, पर्टिकुलर आपने गोली चलाई और धाए से जाके उसके पर्टिकुलर कहीं पर लगेगी, जहां हमको मारना वहीं लगेगी गोली। तो ऐसा भी सिस्टम आ गया जिसमें आप न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम अप्रोच के थ्रू आप उसको पर्टिकुलर टारगेटिंग के लिए ही यूज करते हैं। जैसे आपने पैरासीटामोल या कोई अदर टैबलेट्स खाई तो वो आपको तो ठीक करेगी, साथ में वो लिवर को भी नुकसान पहुंचाएगी, किडनी में भी जाएगी, वो थोड़ा सा और बॉडी के डिफरेंट टिश्यूज में जाएगी। तो हमको टारगेट जो जगह है उसके अलावा अदर जगह में भी ड्रग जा रही है ना, तो हमको उसके हिसाब से कैलकुलेट करके उसमें ज्यादा डोज भरना पड़ेगा। और हर दवाइयां अपने आप में तो पॉइजन है ना, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, जबरदस्ती दवाई खाओगे तो क्या होगा, वो तो पॉइजन का काम करेंगी। मेडिसिन जो है दैट इज, आपको जब प्रॉब्लम है तभी खाओ, ऐसे होता है ना। कई लोग 4-5 इकट्ठी खा लेते हैं, कब गुस्सा उत्सा आता है तो कई लोग खा लेते हैं, हम सीरियल्स में और उसमें देखते हैं ना, गुस्सा बताने के लिए, और फिर बाद में उल्टी भी करने लगते हैं गुस्से में तो खा ली, बाद में हाँ, तो आप लोग ऐसा नहीं करना कभी, है ना, उससे बहुत नुकसान होता है, लिवर एवर फेस वेस सब डैमेज हो जाता है, तो ये सब गलती कभी नहीं करना। न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम में न्यू अप्रोच आ जाती है, हम इसमें नैनो साइज रेंज में ड्रग को डेवलप करने लगते हैं, ठीक है ना, मतलब कैरियर फॉर्म बनाने लगते हैं। तो इसमें क्या होता है, कैरियर्स यूज करते हैं। इसमें क्या आ जाते हैं कैरियर्स में, नैनो पार्टिकल्स, नाम बस याद रखना है आपको, इनको डिफाइन नहीं करना है। नैनो पार्टिकल्स,
ये एक तरीके के कैरियर्स होते हैं जिनमें ड्रग को हम भर के और टारगेटिंग कर देते हैं। जैसे पिस्तौल बनाई हमने, पिस्तौल में गोली भरी, तो नैनो पार्टिकल्स हमने बनाया और नैनो पार्टिकल्स में ड्रग को सेट कर दिया। अब ये नैनो पार्टिकल जहां टारगेट करना है वहीं जाएगा। हाँ, जैसे कैंसर टारगेटिंग करनी है हमको, कैंसर सेल को बस टारगेट करना है, तो इस तरीके के कैरियर्स। एक पर्टिकुलर इन्फेक्टेड सेल को ही टारगेट करना है, पूरी बॉडी को हमको टारगेट नहीं करना है। तो इन तरीके के कैरियर्स का यूटिलाइज करके भी हम आप डोजेस फॉर्म को डेवलप करते हैं। तो ये न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम इन द डोजेस फॉर्म। तो समझ में आया यहां तक? अब जो लास्ट क्वेश्चन था कि जरूरत क्यों पड़ी डोजेस फॉर्म की, व्हाई देयर वर द नीड ऑफ डोजेस फॉर्म। अब आपकी ड्रग थी, क्या थी? ड्रग थी, था भी हो सकता है। आप बोलेंगे सर थी क्यों, स्त्री थी क्या? एक ड्रग थी, एक ड्रग था। अच्छा भी तो नहीं लग रहा ना बोलने में। एक ड्रग था, मान के चलो एक ड्रग है, वो ड्रग की क्वांटिटी बहुत कम है, वो आप अपने आप में कड़वी भी है, उसको हम ऐसे रख भी नहीं सकते, है ना। पता चले बहुत महंगी दवाइयाँ, कितनी महंगी महंगी आती हैं, कई दवाइयाँ बहुत महंगी आती हैं। अब उनको ऐसे ही ले आ रहे हैं हम प्लेट में सजा के, जब तक पेशेंट के पास में पहुंचे तब तक वो दवाई का जो असर करने वाली क्षमता वो खत्म हो गई, ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लिया, कहीं कुछ कर लिया, ये कर लिया। तो डोजेस फॉर्म की जरूरत क्यों पड़ी? आओ बाहर निकल के हीरो, क्या नाम है आपका, वहीं से आ जाओ। एक तो सबसे पहला आपका जो ड्रग सब्सटेंस होता है वो बहुत कम क्वांटिटी में होता है, तो उसको कैरी करने का काम एज अ डोजेस फॉर्म वर्क एज अ कैरियर, ठीक है ना। डोजेस फॉर्म हेल्प द ड्रग, है ना। या इस तरीके से क्या होता है, एक तरीके का डोजेस फॉर्म इज द कैरियर। बेनिफिट क्या है डोजेस फॉर्म का, वो एक कैरियर होता है, किसके लिए? आपके ड्रग के लिए। हाँ, दूसरा आपका क्या कर रहा है, वो आपके ड्रग को एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। क्या कर रहा है? प्रोटेक्शन। जैसे कई बार आप लोगों को कहीं जाना रहता है ना, तो अकेले नहीं जाते, चल यार तू भी, मुझे वहां तक जाना है, 2-4 लोग को साथ लेके जाते हैं। क्यों? कोई माँ आपको पीट देगा क्या, मार देगा क्या? नहीं, फिर भी डर लगता है ना। क्या 4 बातें मैं सुनूंगी तो 2 तेरे लिए होंगी, 2 मेरे लिए होंगी। यस, हाँ सब में हाँ सर। दूसरा क्या है? प्रोटेक्शन। दूसरा क्या? हमको डोजेस फॉर्म जो हमारी ड्रग को है प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। तीसरा, डोजेस फॉर्म एक आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है ड्रग को। क्या प्रोवाइड करता है? आइडेंटिटी, एक पहचान, एक ब्रांड देता है डोजेस फॉर्म, है ना। झंडू बाम, पीड़ा हरी बाम, तो फिर एक गाना बन गया, झंडू बाम हुई मुन्नी। याद है? उसके ऊपर केस कर दिया था कि आप हमारे ब्रांड को झंडू बाम गाना बना दिए, है ना। कई लोग एक दूसरे को चिढ़ाते भी हैं, झंडू हो यार तुम। है कि नहीं? बोलते हैं कि नहीं? क्या नाम है आपका? प्रहलाद जी। काहे मुंह फाड़ रहे थे आप? फिर इजी एडमिनिस्ट्रेशन। हाँ, अरे लो 4। इजी एडमिनिस्ट्रेशन मतलब ड्रग का एडमिनिस्ट्रेशन इजी हो जाता है, आप इजीली उस दवाई को ले सकते हैं, ये एक प्लस पॉइंट मिलता है। फिर आपका जो उसका जो उसका टेस्ट होता है वो उसको मास्क कर देता है, ठीक है ना। कड़वेपन को वो मास्क कर देता है। फिर इसके अलावा और भी हैं, फास्ट रिलीज भी बना सकते हैं आप डोजेस फॉर्म से, स्लो रिलीज भी जो आपने अभी तक पढ़े, लोकल इफेक्ट भी प्रोवाइड करती हैं ड्रग डोजेस फॉर्म, सिस्टेमिक इफेक्ट भी प्रोवाइड करती हैं। कोई एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं आपको अलग से बनाना है, उन्हीं से आपको ये पॉइंट निकल के आते हैं। क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है व्हाट इज द नीड ऑफ डोजेस फॉर्म, डोजेस फॉर्म की नीड क्या है, डोजेस फॉर्म की जरूरत क्या है। समझ में आया? ओके, थैंक यू वेरी मच।